हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति। देखिए, इसी क्रम में आज आपका इस किताब का जो है अंतिम अध्याय है, यानी अध्याय 9वां है यहाँ पर भारतीय राजनीति। यहाँ पर हम इस भारतीय राजनीति में जो है नए बदलावों के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर बात करते हैं हम 1990 के दशक की। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1990 के दशक में ऑपरेशन ब्लू स्टार के परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई है। इंदिरा गांधी की हत्या करने के बाद देश का माहौल एकदम से फिर से चेंज हुआ है। एक भारी मात्रा में हिंसा भी हुई है, जिसमें लगभग 1000 से ज्यादा सिख व्यक्तियों को जान गंवानी पड़ी है। ये आपने अपने पहले अध्याय, इससे पहले वाले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं। फिर क्या होता है, फिर भाई राजीव गांधी का यहाँ पर उदय होता है। राजीव गांधी की एंट्री हुई है राजनीति में और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अब राजीव गांधी की एंट्री हो जाती है। अब राजीव गांधी की एंट्री के बाद क्या होता है कि यहाँ पर 8वां लोकसभा इलेक्शन होना है 1984 में। तो लोकसभा का चुनाव होता है 8वां। यहाँ पर फिर से कांग्रेस जो है प्रचंड बहुमत के साथ जीत जाती है, यानी यहाँ पर जो है 415 सीटें इन्हें मिलती हैं। यानी कि यहाँ पर जो 1984 का इलेक्शन हुआ है राजीव गांधी की अगुवाई में, यहाँ पर फिर से कांग्रेस जीतती है और इसे लगभग 415 सीटें मिलती हैं। तो यहाँ पर प्रचंड बहुमत इसे कहा जाएगा। अब आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, यहाँ पर फिर से आगे थोड़ा बढ़ते हैं। 1984 के बाद 1989 के चुनाव आते हैं। 1989 के चुनाव में क्या होता है, कांग्रेस हार जाती है, यानी 9वीं लोकसभा तक आते आते कांग्रेस यहाँ पर हार गई है। अब यहाँ पर मात्र से जो है 197 सीटें मिली हैं बहरहाल। यानी कि यहाँ पर अब 1989 के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एकदम परिवर्तन हुआ है। यानी 1989 में सरकार जो बनी है वो सरकार यहाँ पर मिलीजुली सरकार बनी है 1989 में, यानी कोई एक दल को समर्थन नहीं मिला है। यहाँ पर सभी दलों ने मिलजुल कर सरकार बनाई है। लेकिन यहाँ पर फिर भी उस समय जो है कांग्रेस पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी थी, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा सीटें थी, 197 सीटें थी। तो आप लोग ये बात तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी गठबंधन की सरकार जो थी उस समय तक वो लंबे समय तक नहीं टिक पाई थी। 1977 की जो जनता पार्टी की सरकार थी वो भी 18 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाई थी। मात्र 18 महीने ही अपना कार्यकाल, 18 महीने के अंदर ही अंदर वो है आउट हो गई थी, बाहर चली गई थी। तो यहाँ पर भी वही है, यानी 1989 के चुनाव में जो है सरकार फिर से आई है। यानी कि अब यहां पर जो पहले जैसी दलीय प्रणाली में प्रमुखता थी तो वो अब वैसी प्रमुखता भी अब इसमें नहीं रही है। और यहां पर 1989 में यहां पर एक चीज की समाप्ति और हुई है। यहां पर बताइए, यहां पर राजनीतिक विज्ञानियों के शब्द में एक यहां पे शब्दावली आती है, इसमें आती है कांग्रेस प्रणाली। कांग्रेस प्रणाली क्या होती है? देखिए, कांग्रेस प्रणाली का मतलब यह है, आपने कांग्रेस के बारे में पढ़ा है, कांग्रेस के गठन के बारे में पढ़ा है, कांग्रेस की कार्यशैली के बारे में पढ़ा है। आपने ये भी देखा है कि स्टार्टिंग में कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी रही है। आपने ये भी आपको पता है कांग्रेस के अंदर विभिन्न विचारधाराओं के लोग भी शामिल रहे हैं और कांग्रेस सभी के लोगों को जो साथ लेकर चली है, चाहे नरमपंथी, गरमपंथी, उग्रवाद वाला कोई भी हो, वामपंथी हो, दक्षिणापंथी हो, कोई भी हो, सबको साथ लेकर चली है। तो इस प्रणाली को जो है कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है, यानी इस प्रणाली को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है, जहां पर हम सभी के विचारों को एक साथ लेकर चलें। लेकिन अब 1989 का जो 90 का अंतिम दशक है, 90 का दशक के अंतिम दिन जो चल रहे हैं, यहां पर अब एक प्रणाली नहीं रही, कांग्रेस प्रणाली नहीं रही। यहां पर जो राजनीति में परिवर्तन आए हैं वहां पर हम देखेंगे, यहां पर अब संगठन अपने अपने समुदायों के प्रति, संगठन अपने अपने वैचारिक मतभेदों को लेकर समुदायों के प्रति प्रतिबद्ध हो गए हैं। तो अब यहां पर हमें वही देखने को मिलेगा कि अब कांग्रेस प्रणाली वाली जो चल रही थी वो प्रणाली अब यहां पर खत्म हो गई है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे 1989 में कांग्रेस की फिर से हार होती है राजीव गांधी के नेतृत्व में। तो यहां पर आप देखेंगे ऐसे करके यहां पर फिर से सरकार बनती है। यानी कि यहां पर अब देखिए, यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा उस समय जो उठा था वो उठा था मंडल मुद्दा, यानी मंडल कमीशन को लेकर मुद्दा उठा था। तो यहां पर 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार थी जो कि सत्ता में आई थी गठबंधन के साथ, तो इसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। मंडल आयोग की सिफारिशें क्या है, थोड़ा इनके बारे में हम जान लेते हैं। मंडल आयोग के बारे में हम जान लेंगे, उसके बाद हम यहां पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहां पर मंडल आयोग के बारे में यहां पर दिया हुआ है, यहां पर ये रहा मंडल आयोग। देखिए, मंडल आयोग जो था ये यहां पर 1977 में जो सरकार आई थी, जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो जनता पार्टी की सरकार में यहां पर मंडल आयोग का मुद्दा उठा था क्या इसमें वो भी जान लीजिए कि शुरुआत में आप देखेंगे जब देश हमारा आजाद हुआ, आजाद होने के बाद संविधान लागू हुआ है, तो वहां पर आप केवल ये देखेंगे कि जो आपके SC ST समुदाय है केवल उसे ही यहां पर रिजर्वेशन दिया गया है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को ही रिजर्वेशन दिया गया है, ये आपको पता होगा। अब उस समय क्या था कि आपको भी ये पता है कि यहाँ पर SC ST में जो जातियां चिन्हित कर दी गई थी वो लगभग अनटचेबल जातियां थी,
यानी आप सभी जानते हैं उन्हें वहां पर उस समय जब बी आर अम्बेडकर के समय जो यहाँ पर इसमें शामिल की गई थी उन्हें अछूत जातियां बोला जाता था। लेकिन बाद के वर्षों में ये हुआ है कि भाई यहाँ पर फिर से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है कि कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो मध्यवर्ती में रही हैं, यानी कि जो अनटचेबल तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा नीची समझी जाती हैं, तो उन्हें अदर बैकवर्ड में शामिल करने की एक मुहिम लाई गई है यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर अब ये बात देखने को मिलेगी कि जो साउथ इंडिया के राज्य हैं वहां पर ये पिछड़ा वर्ग वाला आरक्षण है, अदर बैकवर्ड क्लास वाला आरक्षण है, इसका प्रावधान था। लेकिन ये नीति जो उत्तर भारत में नहीं थी। लेकिन 1979 में जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो यहाँ पर उसने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात को मजबूती से दोहराया है, उठाया है। यहाँ पे स्टार्टिंग हुई है यहाँ पे बिहार से। बिहार में उस समय जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन कर्पूरी ठाकुर, तो इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले कदम उठाया, यानी बिहार पहला ऐसा राज्य उत्तर भारत का जिसने ओबीसी को आरक्षण दिया है। तो जब ओबीसी को आरक्षण बिहार ने दे दिया है तो आपको पता होगा मोस्टली जो राजनीति है यहाँ पर, यानी संसद का रास्ता जो है यूपी बिहार से ही निकलता है, तो राजनीति एकदम फिर गर्म आ गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1978 में इन्होंने क्या किया है, जनता पार्टी की सरकार ने, जब क्योंकि बिहार में अब आरक्षण दे दिया ओबीसी क्लास को, तो 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने एक आयोग बिठा दिया है। अब आयोग जो बिठाया है, इस आयोग का यह कार्य है कि भाई पिछड़ा वर्ग की जो स्थिति है उसको सुधारने के उपाय बताए। तो यहाँ पर इसे जो है ऑफिशियली अगर देखा जाए, यानी गवर्नमेंट के पास यहाँ पर बताया भी गया है कि ऐसा दूसरा अवसर था जब हम कोई सामाजिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों की पहचान कर रहे हो, तो इसलिए इस आयोग को यहाँ पर दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का नाम दिया है। यहाँ पर जो इस आयोग के अध्यक्ष हैं वो है बिंदुएश्वरी प्रसाद मंडल, जिन्हें शॉर्ट में हम बीपी मंडल भी कहते हैं या मंडल कमीशन के नाम से जाने जाते हैं ये, ठीक है, इन्हीं के नाम पे मंडल कमीशन कहा जाता है इसे। तो ये बिंदुएश्वरी प्रसाद मंडल हैं। बहरहाल इस आयोग को यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना था कि भाई अब तक जो आपके पिछड़े वर्ग वाले समुदाय हैं, यानी कि मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी जातियाँ जो मध्यवर्ती तबके में आती हैं, यानी अछूत नहीं है, अनटचेबल नहीं है, लेकिन ये जो है नीची समझी जाती हैं जातियाँ, यानी काम के आधार पर इन्हें जातियों को नीचा समझा जाता है। तो इनके यहाँ पर मैं शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन का हमें यहाँ पे पता लगाना था और ये भी तरीका यहाँ सुझाना था कि भाई कैसे ये आगे बढ़ सकें। तो ऐसे करके यहाँ पर इसने पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय सुझाया है। इसने अपनी सिफारिशें जो है 1980 में प्रस्तुत की हैं, लेकिन तब तक जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी, यानी गिर गई थी उस समय। तो भाई इसकी सिफारिशें एकदम रखी रह गई हैं, अब कोई ज़्यादा सिफारिशें नहीं है। इसमें इन्होंने जो है यहाँ पर इन्होंने अपनी राय यहाँ पर पेश ये की है कि पहली बात यहाँ पे ओबीसी जो है आपकी पिछड़ा वर्ग जो है इसको पिछड़ी जाति के रूप में आप स्वीकार कर लें। जैसे आपने SC ST को स्वीकार किया है संविधान में कि भाई शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में इन्हें चिन्हित हैं, उसी तरह से आपको ओबीसी क्लास को भी यहाँ पर आपको जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, संवैधानिक रूप से यहाँ पर आपको मान्यता देनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि भाई इनमें ऐसी अनेक जातियाँ आती हैं, इन्हें बड़ व्यवस्था में नीच समझा जाता है, यानी अछूत जातियों से इतर इन्हें नीचा समझा जाता है। तो इनके लिए भी यहाँ पर यही प्रावधान ये था कि भाई जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वहाँ पर 27% सीटें इनके लिए रिजर्व कर दी जाएँ। तो बहरहाल यहाँ पर पहला सुधार तो यहाँ पर इनका ये था, इसमें पहला सुझाव तो इनका ये था। दूसरा सुझाव इन्होंने ये सुझाया कि जो पिछड़े वर्ग की जातियाँ हैं इनको भूमि सुधार का जो चल रहा है, जिम्मा काम चल रहा है, उसके तहत कुछ भूमि वगैरह भी आवंटित की जाए जिससे इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाए। तो ऐसे करके उस समय तो इनकी सिफारिशें जो रखी रह गई हैं, लेकिन 1990 में फिर से जनता पार्टी की सरकार आई है। अब जनता पार्टी की सरकार आई है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसने जो आपकी सरकार जो आपका ये मंडल कमीशन है, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया है। बहरहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पारित कर दिया है यहाँ पर और पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान भी दे दिया है। इसके विरोध में पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, यानी खास करके आपके जनरल कैटेगरी वालों ने एक हिंसक प्रदर्शन किए हैं, बहुत लंबे प्रदर्शन हुए हैं, काफ़ी संख्या में जानमाल की हानि भी हुई है यहाँ पर। एक यहाँ पर फिर मुद्दा भी गया है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में आपका बनता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक व्यक्ति यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट गई हैं जिनका नाम है इंदिरा साहनी। अक्सर पूछा जाता है कि इंदिरा साहनी का मामला किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका मंडल कमीशन से जुड़ा हुआ है। इंदिरा गांधी वाला मामला जो है, सॉरी इंदिरा साहनी वाला जो मामला है वो मंडल कमीशन से जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पर इस फैसले को कहाँ पर चुनौती दी है, सुप्रीम कोर्ट में दी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट है वो सुनाया है यहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है वो कदम को सही ठहराया है। तो ऐसे करके यहाँ पर आप देखेंगे अदर बैकवर्ड क्लास को यहाँ पर ऐसे मान्यता मिल गई है। तो आप यहाँ पर पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि मंडल कमीशन कहाँ से आया, क्यों आया और किसने लागू किया। दूसरी बात ये जान लीजिए कि जो इंदिरा साहनी केस है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो मंडल कमीशन से जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर करके, आपके स्टेट PCS एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है इंदिरा साहनी जो केस है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो मंडल कमीशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई हैं इसमें। तो आई होप आपने मंडल कमीशन के बारे में जो आपका ओवरव्यू है वो क्लियर हो गया होगा। तो हम ऊपर आते हैं।
तो यहाँ पर आपने दूसरा यहाँ पर परिवर्तन आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर 1990 की राजनीति में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि मंडल के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, आंदोलन वगैरह हुए हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर पिछड़ा वर्ग का एक मुद्दा एक वहाँ पर एक जटिल मुद्दा बन गया था। तीसरा मुद्दा यहाँ पर ये था, आपको पता होगा 1991 की जो आर्थिक नीति है, LPG अप्रोच जिसे हम कहते हैं, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि आप जानते हैं, यानी कि यहाँ पर उदारीकरण जो है आपकी यहाँ पर प्राइवेट जो आप करना है यहाँ पर संस्थाओं को, इसके अलावा वैश्वीकरण वाली जो यहाँ पर नीति है वो नीति यहाँ पर अपनाई गई है। तो इस नीति के विरोध में भी बहुत लोगों ने विरोध किया है, चूंकि बहुत सारे लोगों को उस समय ये लगता था कि भाई जो आपकी नई यहाँ पर आर्थिक नीति है इसके आने से सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। देखिए आप समझ रहे होंगे आप, क्योंकि उस समय पहला विरोध तो जो हुआ था, राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर आए थे तो कंप्यूटर का विरोध हो रहा था, विभिन्न विभागों के एम्प्लॉय जो है आंदोलन कर रहे थे कंप्यूटर के आने से वर्कर यहाँ पर वो कम कर दिए जाएंगे, ये होगा वो होगा, यानी तमाम तरह की भ्रांतियां चलाई जा रही थी। तो यहाँ पर क्या है, वही सब चीजें थी। एक तो अब यहाँ पर नई आर्थिक नीति भी लाई जा रही है। अब नई आर्थिक नीति लाना गवर्नमेंट की मजबूरी है। आप ये बात अर्थशास्त्र मैंने आपको पढ़ाया है 9th 10th 11th 12th, तो वहां पर आपको स्पष्टली मैंने वहां बता दिया 11th में कि अर्थ यहाँ पर इनको नई जो आपकी ये नीति है, ये यानी नया आर्थिक सुधार लाने की नीति जो है वो लाना इनकी मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि हमारा बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय रूप से व्यापार से बिल्कुल कटाव हो गया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारी बिल्कुल भूमिका थी नहीं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बंद अर्थव्यवस्था थी एक तरह से। तो यहाँ पर हमारी बिल्कुल नियोजित अर्थव्यवस्था होने की वजह से हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बिल्कुल कटाव हो गया था और हमारे पास इतना भी पैसा नहीं बचा था कि हम जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस जो है यहाँ पर हम पे कर पाएं। तो मजबूरी हमारी थी। तो हमने यहाँ पर जो वैश्विक संस्थान है उनसे ऋण भी लिया, कर्ज लिया, और कर्ज लेने के फलस्वरूप हमें ये क्या है, उनकी कुछ हमें यहाँ पर डिमांड माननी पड़ी, और डिमांड मानने के बाद हमें यहाँ पर अपने यहाँ आर्थिक सुधार लाना पड़ा है। तो आर्थिक सुधार लाने की वजह से भी आर्थिक सुधार का भी यहाँ पे विरोध झेलना पड़ा है। बहरहाल यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अब आर्थिक सुधारों की जो बात हुई है वो हुई है जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुई है। 1991 में फिर से बदलाव होता है, यानी जो गठबंधन की सरकार जो थी, क्योंकि उसने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी थी, उसके बाद गठबंधन की सरकार भी चली गई है। फिर से यहाँ पर राजीव गांधी की सरकार आई है। बताया गया है यहाँ पर नई आर्थिक नीतियां लाई गई हैं, विभिन्न आंदोलनों और संगठनों ने इसकी आलोचना की है, लेकिन नई आर्थिक नीति को बदलने का जिम्मा किसी ने नहीं उठाया है। यानी अब नीति आ गई, चूंकि सबको पता है कि भाई नई आर्थिक नीति भी लाना भी आज के वैश्वीकरण समाज में हमारी जरूरत है। अगर हम वास्तव में वैश्वीकरण वाली अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बनेंगे तो यकीन मानिए अपनी इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमी को जो बढ़ा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर किसी भी सरकार ने फिर बाद में आलोचना जरूर करी है। उस समय 1991 में आलोचना जरूर हुई है PV नरसिम्हा राव के समय में, लेकिन किसी भी सरकार ने ये जहमत नहीं उठाई है कि चेंज कर पाए। तो यहाँ पर आर्थिक नीति पर अमल जारी रखा गया है। उसी समय घटना और हुई, यहाँ पर धार्मिक माहौल अगर हम कहें तो वहां पर अब धर्म निरपेक्षता वाले मुद्दे पर अब बहस स्टार्ट हो गई है। वो है यहाँ पर अयोध्या वाला जो बाबरी विध्वंस है, यानी जो विवादित ढांचा वाला विध्वंस है, वहां पर यहाँ पर धर्म निरपेक्षता वाली बहस भी यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। 6 दिसंबर 1992 की घटना ने पूरे देश में जहाँ पर एक हिंसक माहौल क्रिएट कर दिया है इसके बाद। और आप देखेंगे 1993 में यहाँ पर देश में जो है काफी जगहों में, खास करके मुंबई वाले रीजन में बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह जो है, हिंसा वगैरह हुई है, ये आप देखेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे पूरा एक नया युग, यहाँ पर नए युग का सूत्रपात हुआ है। यानी कि जो ये घटना हुई है बाबरी विध्वंस वाली, इसके बाद यहाँ पर राजनीति में कई सारे परिवर्तन आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तनों को जन्म दिया है। यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता पर बहस स्टार्ट हो गई कि भाई भारतीय राष्ट्रवाद में क्या धर्मनिरपेक्षता है या नहीं है। ऊपर से यहाँ पर अब भाजपा का उदय हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका उदय हुआ है, और इसकी जो हिंदुत्व वाली विचारधारा है ये भी सामने निकल कर आई है। आप सभी को पता होगा कि जो 1991 के चुनाव के बाद जो लिट्टे हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम जो कहा जाता है, आतंकवादी संगठन था श्रीलंका का, तो वहां पर उस संगठन के द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई है तमिलनाडु में। ये बात आपको पता होगी, नहीं जानते हैं तो उनके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि राजीव गांधी ने कुछ अभियान भेजे थे, क्योंकि श्रीलंका में वो जो तमिल वाला संगठन था वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहा था। तो उस संगठन से निपटने के लिए राजीव गांधी ने कुछ यहाँ से जो है सैन्य सहायता भेजी थी श्रीलंका के लिए। इस बात को लेकर लिट्टे जो संगठन था वो बहुत नाराज था। तो यहाँ पर तमिलनाडु में इनकी रैली थी, तो तमिलनाडु में रैली में जो है ब्लास्ट करवा के इनकी जो मृत्यु हुई है। तो आपको पता होगा यहाँ पर लिखा है, ये लिट्टे के बारे में नाम भी दिया गया है। तो बहरहाल इनकी मौत के बाद फिर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किसने संभाला है? अब संभाला है PV नरसिम्हा राव ने। और PV नरसिम्हा राव के टाइम में ही आपके यहाँ जो है आपके यहाँ आर्थिक सुधार आए हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे करके यहाँ बताया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम गठबंधन का जो युग चला है उस युग की बात करेंगे। भाई गठबंधन का जो युग चला है उस युग के क्या मायने हैं, और गठबंधन का युग जो है पहले जैसा युग है या फिर ये अब नया युग है, ये हम सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे।
यानी कि यहाँ पर आपको पता है 1984 में कांग्रेस पार्टी जीती है 415 सीटों से, लेकिन 1989 में फिर से हार गई है। अब यहाँ पर हारने का मतलब ये नहीं है कि भाई ये जो है कमजोर पड़ गई है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने को मिली है कि कांग्रेस हारने के बावजूद भी कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरी बात यह है उस समय किसी भी पार्टी के पास इतनी ज़्यादा सीटें नहीं है, यानी कि इतनी सीटें नहीं है जो अपने आप को लोकसभा में अपने आप का बहुमत साबित कर पाए, यानी गठबंधन तो होना ही होना था। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें लिखी हुई। कांग्रेस अभी भी यहाँ पे बड़ी पार्टी है, अब चूंकि पूरा वोट नहीं मिल पाए, पूरी पार्टी को सीटें ज़्यादा नहीं निकाल पाई है, तो इस वजह से इसे विपक्ष में बैठना पड़ा है। तो यहाँ पर कुछ अन्य दलों ने मिलकर अपनी सरकार बनाई है, जिसमें राष्ट्रीय मोर्चे में, जिसको जनता दल के नाम से जाना जाता है, और अन्य क्षेत्रीय दल थे जिन्हें राष्ट्रीय मोर्चा का नाम दिया गया। तो इन्होंने सरकार बनाई है। और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दो विरोधी दल भी थे, यानी इनके एक विरुद्ध काम करने वाले दो दल भी थे, उन्होंने भी इन्हें समर्थन दे दिया है। उन्होंने समर्थन इस आधार पर दे दिया है कि कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। ये थे भाजपा और वाम मोर्चा। तो वाम मोर्चा के बारे में अभी हम जानेंगे नीचे कि वाम मोर्चा है क्या, जो वाम सेफ के नाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहां पर कांग्रेस का पतन है। आप देखेंगे देखिए कांग्रेस के पतन के बहुत सारे कारण थे। पहली बात नेहरू जी का जाना, यानी आप जो आपके प्रधानमंत्री हैं नेहरू, वो तो स्वास्थ्य की वजह से गए। इंदिरा गांधी की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उसके मतलब 6-7 सालों के बाद जो है राजीव गांधी की हत्या। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे जब कोई पार्टी के कद्दावर नेता चले जाते हैं, कोई पार्टी के अगर देखें यहाँ पर जो आदर्श होते हैं, यानी आज जिनके दम पर पार्टी आगे बढ़ रही होती है, आपने देखा होगा 1968 के बाद राजनीति में एक दौर ये चला है कि इंदिरा गांधी आदर्श के रूप में उभरी हैं, कांग्रेस पार्टी के आदर्श के रूप में उभरी हैं, और कांग्रेस पार्टी केवल एक चेहरा बनकर उभरी हैं, यानी उनका नाम ही काफी है यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर अब कांग्रेस का पतन होना एक स्वाभाविक बात है। तो यहाँ पर पतन होने के बाद आप देखेंगे तमाम नए दलों का यहाँ पर उदय भी हुआ है। तो यहाँ पर वही सब चीजें यहाँ पर आप लिखी हुई हैं, बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कांग्रेस का जो दबदबा खत्म हुआ तो बहुदलीय शासन प्रणाली स्टार्ट हुई, यानी गठबंधन सरकारें स्टार्ट हुई। तो हमारे यहाँ हमारी संसद में तमाम दल बने हैं, बनते बिगड़ते सब चीजें नहीं हैं, लेकिन वही बात है कि भाई कांग्रेस को उस समय भी 90 के दशक तक भी कांग्रेस जो थी काफी बड़ी पार्टी थी। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी अब जो सत्ता में नहीं है तो कमजोर पड़ेगी, कमजोर नहीं थी, अच्छी खासी सीटें मिल रही थी, लेकिन हाँ बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, ये बात आप जान लीजिए। तो यहाँ पर यानी कि अब कई पार्टियां यहाँ पर उभरी हैं। यहाँ पर एक ही दो पार्टियां अधिकांश वोट या सीट नहीं मिल पाते थे, यानी कि 1989 के बाद और 1989 से लेकर सन 2014 तक यही स्थिति बनी रही है कि अब कोई भी ऐसी सरकार नहीं बनी है जो प्रचंड बहुमत में हो। समझ रहे हैं आप? 1989 से लेकर इतना लंबा समय चला है कि भाई 1989 से लेकर 2014 की जो सरकारों का युग उठा के देखेंगे, यहाँ पर कोई भी सरकार जो है स्वतंत्र रूप से आप स्पष्ट बहुमत में नहीं है। सब गठबंधन वाली सरकारें, विभिन्न दलों के साथ गठबंधन करके ये सरकारें आगे आई हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे अब गठबंधन की राजनीति कैसे चली है, ये हम देखेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर गठबंधन की राजनीति में सबसे बड़ी जो चीजें हुई हैं, ऊपर मुद्दे उठे हैं, पहले उन पर हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर एक तो नया मुद्दा यहाँ पर आ गया है, पिछड़ा वर्ग वाला, यानी ओबीसी वाला मुद्दा आ गया है। तो ओबीसी वाला मुद्दा आने की वजह से यहाँ पर क्षेत्रीय आकांक्षाएं और ज्यादा दावेदार हो गई हैं। क्षेत्रीय स्तर पर जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और ज्यादा संगठित हो गए हैं। 1996 में यहाँ पर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी है फिर से, यानी कि अब 1991 में कांग्रेस रही है, अब 1996 में फिर से सत्ता परिवर्तन हो गया है। अब यहाँ पे फिर से संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी है। तो ये भी संयुक्त मोर्चा जो था वो भी राष्ट्रीय मोर्चे के समान था। देखिए नाम चेंज हुए हैं, नाम पहले जनता पार्टी के बाद राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, ठीक है, नाम चेंज कर करके मतलब अपने अपने संगठन जो है नाम चेंज कर दिए हर बार। तो यहाँ पर वही क्या है कि भाई संयुक्त मोर्चा जो था यहाँ पर अब जो यहाँ पर रहा है, और ये 1989 के राष्ट्रीय मोर्चे के समान ही ये था। यहाँ पर भी कई सारे दल पार्टियां शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर इसमें भाजपा ने समर्थन नहीं दिया है। 89 में जब वाम सेफ और भाजपा ने समर्थन दिया था, यहाँ पर अब भाजपा ने समर्थन नहीं दिया है। भाजपा ने समर्थन न देने का रीजन ये था क्योंकि अब भाजपा जो है कहीं ना कहीं भाजपा की सीटें अच्छी खासी निकलने लगी हैं, भाजपा पार्टी जो है संगठित होने लगी है, पार्टी जो है बड़ी होने लगी है। तो भाजपा ने भी अभी सोचा है कि अपनी जो विचारधारा है उसे सब सेपरेट करें, और सेपरेट करने से ये होगा कि हम एक ना एक दिन बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे। तो यहाँ पर भाजपा ने समर्थन नहीं दिया है। बहरहाल यहाँ पर अब आपको एक अच्छी बहुत, यानी कि आप समझ जाएंगे, यहाँ पर समझ के थोड़ी हंसी भी आएगी आपको। वही पार्टी है, पार्टी का नाम चेंज हुआ है, अब यहाँ पे कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है। समझ रहे हैं आप? यानी तब 1989 में जो आपकी जो पार्टी थी, सरकार थी, उसे समर्थन नहीं दिया था कांग्रेस ने, लेकिन अब यहाँ पे चूंकि भाजपा ने समर्थन नहीं दिया तो कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, अब सरकार बन गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1989 में वही है, भाजपा और वाम मोर्चा दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चा को समर्थन दिया था। तो यहाँ पर अब इस बार क्या है, वाम मोर्चा ने गैर कांग्रेसी सरकार को अपना समर्थन जारी रखा है, यानी इस बार वाम मोर्चा भी अलग हो गया, वाम मोर्चा ने गैर कांग्रेसी सरकार को समर्थन दिया है। तो यहाँ पर अपने देश में आप देखेंगे यहाँ पर ये सब चलता रहता है।
यानी कोई पार्टियां किसी समर्थन दें या ना दें, तो हमेशा से मैं आपको बोलता हूं कभी भी किसी पार्टी को लेकर अपना आदर्श मत क्रिएट कीजिए कि फलानी पार्टी हमारी आदर्श है, क्योंकि ये पार्टियां अपना समझौते जो है यहाँ पर नेगोशिएशन ये सब चलता रहता है इनका, कि भाई जोड़ तोड़ सब चलता रहता है। तो अब कभी भी अपने संबंध जो है अपने किसी मिलने वाले किसी या फिर दोस्त के साथ, अपने परिवारीजन के साथ किसी पार्टी विशेष को लेकर अपने संबंध बिल्कुल खराब ना करें। मेरा मानना यहाँ पर, मेरी राय भी है सभी को, और आप लोगों को आपकी हित के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पार्टियां कभी किसी की सगी नहीं है। चाहे कोई सी पार्टी हो, आज आप वर्तमान में देख रहे हो सभी पार्टियां अपने फायदे और मुनाफे को देखती हैं। तो यहां पर आप सब लोग समझ रहे होंगे इस बात को। तो यहां पर वही है, ये कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों बार भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते, तो ऐसा किया इन्होंने कि भाजपा नहीं आनी चाहिए। बहरहाल यहां पर हम देखेंगे भाजपा की स्थिति 1991-96 यहाँ पर भाजपा जो है बढ़ती चली गई है, क्योंकि यहाँ पर इसने हिंदू राष्ट्र वाला मुद्दा यहाँ पे उठा लिया है। यानी कि उसने एक अपनी राजनीति जो है एक कह सकते हैं अपनी राजनीति का पूरा एक जो दिशा है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ दे दी है, हिंदूवाद की राजनीति की तरफ दे दी है। तो यहाँ पर अधिकांश दल जो है उस समय भाजपा की नीतियों के खिलाफ है, और इस वजह से ये लोकसभा में यहाँ पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी है। आखिरकार भाजपा एक गठबंधन यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाया, राजग बना है 1996 में, आप देखेंगे। और ऐसे करके 1996 के बाद यहाँ पर जो है राजग के नाम से यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक जो गठबंधन बना है, ऐसे करके यहाँ पे 98 से लेकर 1990 तक सत्ता में फिर से आई है राजग, और 1999 से लेकर सन 2004 तक फिर से सरकार इसकी बनी है। बहरहाल अटल जी यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। अब आप देख पा रहे हैं 1971 में स्थिति क्या थी, 455 सीटें थी किनके पास, यहाँ पर इंदिरा गांधी अकेले अपने दम पर 455 सीटें निकाल के ले गई थी। अब 1999 की स्थिति देख रहे हैं आप कि ये तमाम गठबंधन के दल हैं, अब इनके ऊपर कौन बैठे हैं, अटल जी बैठे हैं, यानी अटल जी प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो ऐसे करके आप देखेंगे जो 1998 के बाद दौर फिर चेंज हुआ है। अब राजग यानी जिसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहते हैं, इसका उदय हुआ है, यानी भाजपा का एक गठबंधन है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1989 के बाद दौर यहाँ पर अब थोड़ा सा ये देखने को मिलेगा कि गठबंधन की अब जो सरकारें बन रही हैं वो पहले की तुलना में थोड़ा उनमें यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, पहले जो सरकारें बनी थी वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाई, 18 महीने, कोई 4 महीने, 5 महीने, ठीक है, ये आपने देखा। लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर जो 90 का दशक है, 90 के दशक के बाद सरकारें जो बनी हैं गठबंधन वाली, वो लंबे समय तक चली हैं। इसका आपके सामने नमूना है, 2014 तक जो सरकारें चली वो सब गठबंधन वाली सरकारें थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1989 के चुनाव में लंबे दौर में यानी केंद्र में लगभग 11 सरकारें बनी हैं, और ज़्यादातर सरकारें सब गठबंधन की सरकारें थी। यहाँ बताया गया है 1989 में राजग राष्ट्रीय मोर्चा सरकार है, 96-97 में संयुक्त मोर्चा सरकार है, 98-99 में यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, 2004-09 में यहाँ पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है, यानी जिसे यूपीए कहते हैं। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलियांस जिसे हम कहते हैं, यानी यूपीए जैसे कहते हैं, संप्रग सरकार जिसे कहते हैं। बहरहाल इसे आप कांग्रेस के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, 2004, 2009, 2004 से लेकर 2009 तक पहला कार्यकाल, और 2009 से 2014 तक इसका दूसरा कार्यकाल हो गया यहाँ पर अभी आपके सामने। ठीक है, तो ये आप जानते हैं। तो ऐसे करके आप देखेंगे तो यहाँ पर केंद्र की सरकार में जो 1989 के बाद कौन कौन सी सरकारें आई हैं, कौन कौन से प्रधानमंत्री बने हैं, उनका यहाँ पे ब्यौरा दिया हुआ है। तो यहाँ पर बीपी सिंह बने हैं 1989 में, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये गठबंधन सरकार है, राष्ट्रीय मोर्चा के नेतृत्व में है, यहाँ पे वाम मोर्चा और भाजपा का समर्थन है। इसके बाद चंद्रशेखर बने हैं, राष्ट्रीय मोर्चा से ही बने हैं, ये समाजवादी जनता पार्टी के नेतृत्व में बने हैं। यानी कि ये अभी वर्तमान में जो आपकी सपा पार्टी है, समाजवादी पार्टी आप देख रहे होंगे, वो समाजवादी पार्टी जो अभी आप मुलायम सिंह के नेतृत्व में देख रहे हैं, वो पार्टी इन्हीं की देन है, चंद्रशेखर की ही देन है, समझ रहे हैं आप। तो राष्ट्रीय मोर्चा वाली सरकार जो बनी है, इनके समर्थन से बनी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 91 में फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ है, अब यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव का उदय हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे AIADMK यानी कि यहाँ पर ऑल इंडिया द्रमुक जो है, इनका समर्थन मिला है और अन्य दलों का समर्थन मिला है। फिर से यहाँ पर आप देखेंगे 1996 यहाँ पर भाजपा आई है, अल्पमत सरकार आई है, टिक नहीं पाई है, चली गई है, यानी आप देखेंगे मई में आई है और जून में चली गई है। उसके बाद फिर से आप देखेंगे 1996 में से लेकर 97 तक कांग्रेस के समर्थन पर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी है, और यहाँ पर HD देवगौड़ा जो है प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी है, यहाँ पर IK गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल जिनके नाम से इन्हें जाना जाता है, ये आए हैं। अब फिर से यहाँ पर आप देखेंगे जो है आपका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हुआ है, भाजपा
का जो है यहाँ पर इन पार्टियों से। तो ऐसे करके यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी आए हैं यहाँ पर, यानी ये इनका पहला कार्यकाल, यहाँ पर पहला कार्यकाल तो एक बार ऊपर भी रह चुका है इनका, ठीक है, ये पहला कार्यकाल इनका यहाँ पर रह चुका है, ये वाला 1996 से लेकर जो, यानी कि ये लगभग 1 महीने ही चला था कार्यकाल लगभग, तो अल्पमत सरकार थी ये। इसके बाद फिर से देखेंगे ये सरकार मात्र 1 साल चल पाई है, और 1 साल के बाद फिर से, लेकिन अब की बार फिर से यहाँ पर सत्ता में आ गई है। और सेकंड कार्यकाल जो इनका चला है 1999 से लेकर, देखिए ये दूसरा कार्यकाल है और ये तीसरा कार्यकाल है अटल जी का। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका कार्यकाल फिर 2004 तक चला है। अब 2004 से लेकर 14 तक यहाँ पर यूपीए चली है, यानी जिसे कांग्रेस नीति वाली कहते हैं, और यहाँ पे मनमोहन सिंह जो है 2 बार जो है प्रधानमंत्री रहे हैं। 16वीं लोकसभा वाली आपके देखेंगे इलेक्शन, तो वहां पर नरेंद्र मोदी सरकार है, यानी कि आपका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे हम कहते हैं, एनडीए के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार है। और 2019 का 17वीं लोकसभा वाला इलेक्शन है, यहाँ पर भी एनडीए है। तो अभी एनडीए का कार्यकाल जो है अभी वाला चल रहा है, तो अभी इसके बारे में अभी हमें यहाँ पे पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये कार्यकाल जब पूर्ण हो जाएगा तब इनके बारे में भी जो चीजें होंगी वो यहाँ पे मेंशन कर दी जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर आपके बारे में अगर जो पढ़ेंगे तो वर्तमान में आपको केवल यहां तक पढ़ने को मिलेगा, 14 तक का कार्यकाल पढ़ने को मिलेगा। अभी का कार्यकाल यहाँ पर अभी ऐड नहीं हुआ है किताब में, ये बात आप जान लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, यानी आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ चुके हैं, वो सब चीजें यहाँ पे रिपीट की गई हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा है। कि शुरुआती सालों में कांग्रेस जो थी गठबंधन नुमा पार्टी थी, यानी सभी पार्टी विभिन्न लोगों का हित साथ में लेकर चलती थी, सभी ग्रुप यहाँ पर ये थे साथ में, तो इसी परिघटना को ये कांग्रेस प्रणाली कहते थे। 5वें अध्याय में आप देखेंगे यहाँ पर आपने पढ़ा भी है कि यहाँ पर 1977 के बाद यहाँ पर क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है, लेकिन क्षेत्रीय दल का उदय होने के बाद भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। यानी कांग्रेस का विकल्प ना होने का मतलब क्या है, कोई पार्टी इतनी बड़ी नहीं है जो कांग्रेस को टक्कर दे पाए, गठबंधन वाले दल हैं सब। तो ये सब आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। अगली हेडिंग आपकी जो है वो है अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय, कि भाई ओबीसी का उदय कैसे हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पर लोगों की क्या राय है, कैसे करके राजनीतिक उठापटक हुई है, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। देखिए ओबीसी, तो ओबीसी को आप जानते हैं, यानी कि यहाँ पर इसका विचार विवेचन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर इसे जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस का नाम दिया गया। और यहाँ पर बताया गया कि SC ST से अलग एक अलग वर्ग है जो कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय हैं इन्हें, तो ऐसे रूप में इन्हें आइडेंटिफाई किया गया और खास करके इन्हें पिछड़ा वर्ग का भी नाम दिया गया। तो ये पिछड़ा वर्ग वाला जो तबका था, ये कहा जाए तो ये कांग्रेस से बहुत ज़्यादा दूर रहा था, क्योंकि एक मध्यवर्ती तबका था। मध्यवर्ती तबका होने के बावजूद भी ये जो तबका जो था वो कांग्रेस से दूर जा रहा था, लगातार दूर जा रहा था, कांग्रेस ने ध्यान भी नहीं दिया है, ऐसा तमाम विपक्षी दलों का मानना था। तो ऐसे में जो गैर कांग्रेसी पार्टी यहाँ थी, तो उन्होंने इन्हें जो है प्रायोरिटी दी है, उन्होंने जो है इन्हें जो कह सकते हैं वरीयता दी है, और ऐसे करके इन दलों को इनका समर्थन भी मिल गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लास की जो भूमिका है वो राजनीति में यहाँ पर अहम हो गई है। ओबीसी क्लासेस में जितनी जो जातियां यहाँ पे चिन्हित की गई हैं, उनकी भूमिका अब यहाँ पर सरकारें जो बनी है बनाने बिगाड़ने में एक अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। फिर तो यहाँ पर हम वही सब चीज़ें देखेंगे कि जैसे बताया गया मंडल का लागू होना, उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, और मंडल कैसे लागू हुआ, क्या क्या हुआ, तो यहाँ पर आप देखेंगे वो बात भी बताया कि वाद विवाद भी हुए और तमाम तरह की यहाँ पर हिंसा वगैरह भी हुई है, आंदोलन वगैरह भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर मंडल आयोग की सिफारिशों को यहाँ पर लागू कर दिया गया है। ये बात आपको पता है, 1980 के दशक से स्टार्ट किया गया है ये वाला मुद्दा, लेकिन 1980 के दशक में पार्टी जो है सरकार गिर गई है, उस समय तो ये ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन फिर से 1990 में जो है इसे लागू कर दिया गया है। तो ऐसे करके आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखेंगे फोटोओं के माध्यम से एक भारी हिंसा हुई है। यहाँ पर ये सब फोटो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं ये मंडल आयोग के बारे में आप पढ़ चुके हैं आप ऊपर। अब देखिए मंडल आयोग में यहाँ पे बीपी मंडल का जिक्र किया गया है, यहाँ बताया गया बीपी मंडल कौन थे। तो ये यहाँ पर 1967 से 70 और 77 से 79 में बिहार से सांसद चुने गए हैं। तो इन्होंने दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की थी, और यहाँ पर ये बिहार के समाजवादी नेता हैं और 1.5 माह तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, और 1977 में जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ये इनके बारे में थोड़ा सा परिचय इनका ये दिया गया है। राजनीतिक परिणाम क्या हुए, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग को यहाँ पे मान्यता देने के बाद राजनीति में किस तरह से परिवर्तन आया है वो यहाँ पर बताया गया है। लेकिन 1978 में एक नया यहाँ पर गठबंधन बना है जिसका नाम पड़ा है बाम सेफ। बाम सेफ के बारे में ये आप जानते होंगे, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, यानी एक साधारण सा, वैसे अगर आपको नाम से अगर देखें तो नाम से आपको ये लगता है कि कोई साधारण सा यहाँ पे ट्रेड यूनियन टाइप है, लेकिन साधारण सा ट्रेड यूनियन नहीं था ये। यहाँ पर इस संगठन में बहुजन, यानी कि यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लास और अल्पसंख्यक लोग यहाँ पे जबरदस्त तरीके से शामिल हुए थे। यानी कि जो आप
यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो आपका पहले जो वाम सेप है, वाम सेप के बाद दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनी है, फिर बहुजन समाज पार्टी के रूप में परिणत हो गया है। तो इसकी अगुवाई किसने की है? यहाँ पर कांसीराम जी ने की है। जो आप बसपा पार्टी अभी आप देख रहे होंगे, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, तो ये उनके यहाँ पर माने जाते हैं, अगुवाकार माने जाते हैं। तो बसपा पार्टी का यहाँ पर खास करके जो वर्चस्व रहा है वो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, यूपी के दलित मतदाताओं का अच्छा खासा समर्थन हासिल था। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलेगी कि 1989 में और 1991 में यहाँ पर ये यूपी में इन्होंने सरकार भी बनाई है अपनी। तो ये आज़ादी के बाद पहला मौका था कि कोई दलित पार्टी जो है वो सरकार अपनी बना रही है। तो ऐसे करके देखेंगे आप कि बसपा का यहाँ पे रोल अहम हो गया है, बहुजन समाज पार्टी का रोल यहाँ पर अहम हो गया है। यानी कि आज़ादी के बाद पहला ऐसा मौका है यहाँ पर कि कोई ऐसा दल जो कि अपने बूते पर सरकार बना रहा हो, और वो भी एक यहाँ पर ऐसे तबके से जिस तबके को सदियों से जो है शिक्षा से, सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया हो। तो अपने आप में एक बड़े यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर इनका जो है वर्चस्व बढ़ गया है यहाँ पर, और ऐसे करके बसपा पार्टी का फिर उदय हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई हैं कि बसपा के बारे में बताया गया है कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी जो है यहाँ पर SC ST भी शामिल थे, OBC शामिल थे, और जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं यानी मुस्लिम वर्ग हैं वो भी यहाँ पे शामिल थे। तो इनका मानना यही था कि भाई इनका भी यही विश्वास था कि इनके साथ जो है जो गवर्नमेंट उस समय की है उसने न्याय नहीं किया है, तो ऐसे करके हमें लामबंद होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये सब लोग मिलकर एक बहुजन के रूप में यहाँ पर लामबंद हो गए हैं। बहरहाल बहुजन में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतदाता जो हैं वो दलित वोटर हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो अदर बैकवर्ड कम्युनिटी वाला जो तबका है वो उसका भी अच्छा खासा यहाँ पर समर्थन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बहुजन समाज वादी पार्टी आप देखते हैं तो उसका उदय कैसे हुआ है वो भी आपको देखने को मिल गया। तो एक कांसीराम के बारे में 1934 से 2006 तक रहे हैं, यहाँ पे बहुजन समाज के सशक्तिकरण के प्रतिपादक हैं, यानी बसपा पार्टी के संस्थापक बोले जाते हैं। केंद्र सरकार के नौकरी से इस्तीफा दिया है इन्होंने, और उत्तर भारत में दलित संगठनों को जो है यहाँ पर लामबंद करने में इनकी भूमिका अहम रही है। तो आप इनके बारे में देख चुके हैं। अब बात करते हैं सांप्रदायिकता का युग। इसमें धर्मनिरपेक्षता की बात हुई है, लोकतंत्र की बात हुई है, यानी कि संप्रदाय वाला युग का उदय कैसे हुआ है, यहाँ पर खास करके भारतीय जनता पार्टी यानी BJP का उदय कैसे हुआ है वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए आप सभी को पता है जनसंघ के बारे में, आप जानते हैं जनसंघ के बारे में, जनसंघ कैसे बनी है, जनसंघ का गठन किसने किया है, वो सब आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने पढ़ा कि जो आप बात तो पढ़ चुके हैं कि भारतीय जनसंघ जो है जनता पार्टी में शामिल हो गया है, लेकिन जनता पार्टी का बिखराव हुआ है 1980 के दशक में। तो ऐसे क्रम में जनसंघ के कुछ समर्थक व्यक्ति थे, उन्होंने अपना एक अलग दल बनाया है। इस दल का नाम दिया है भारतीय जनता पार्टी, यानी 1980 में यहाँ पर BJP की नींव पड़ी है ऑफिशियली, अगर हम कह सकते हैं। वैसे इससे पहले ही जनसंघ के रूप में थी BJP, ठीक है, लेकिन जनसंघ के कुछ पूर्व नेता जो हैं, पूर्व समर्थक हैं, इन्होंने मिलकर एक नया दल बनाया है यानी भारतीय जनता पार्टी के नाम से। शुरुआत में आपको देखिए समझना होगा, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, शुरुआत में जो इस पार्टी की विचारधारा, आइडियोलॉजी इन्होंने फॉलो जो की थी वो गांधीवादी और समाजवाद वाली विचारधारा थी। लेकिन 1980 और 1984 में अगर हम देखें तो इन्हें कोई खास सफलता भी नहीं मिली है। 1986 के बाद इसने अपने पार्टी ने अपना चरित्र जो चेंज कर लिया है। अब ये हिंदू राष्ट्रवाद की वकालत करने लगी है, यानी यहाँ पर ये हिंदू राष्ट्रवाद, जो आपकी जो हिंदू राष्ट्रवाद है उसकी वकालत करने लगी है। यानी हिंदुत्व को यहाँ पर इसने अपना जो है चेहरा बना लिया है, और खास करके हिंदू कम्युनिटी जो है उसको लामबंद करना स्टार्ट कर दिया है, उसको लेकर रणनीति भी बनानी स्टार्ट कर दी है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हिंदुत्व या हिंदूपन ये शब्द कहाँ से गढ़े गए हैं। ये शब्द दिए थे BD सावरकर ने, यानी इन्होंने जो है राष्ट्र की बुनियाद के रूप में परिभाषित किया है BD सावरकर ने, हिंदुत्व या हिंदूपन वाला। तो यहाँ पर इनका कहने का यही ऐसे है कि भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है जो भारत भूमि को पितृभूमि बल्कि अपनी पुण्य भूमि के रूप में स्वीकार करे। यानी कि इन्होंने एक एकीकृत संस्कृत के रूप में बल दिया है कि एक, जैसे इनका वही एक तर्क था कि पाकिस्तान में जब अलग कर दिया है पाकिस्तान, तो वहाँ पर साफ साफ है इस्लामिक राष्ट्र है वो, तो हमारा जो हिंदुस्तान बना है वो एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो ऐसे करके यहाँ पर इन्होंने जो है लामबंद करना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर वही सब चीज़ें देखेंगे, तो यहाँ पर वही सब लिखा है कि इनके समर्थक ये मानते थे कि भारत के संबंध में राष्ट्रीयता की बुनियाद केवल हिंदू संस्कृति हो, यानी हिंदू कल्चर हो हमारा देश। तो ऐसा इनका यहाँ पर मानना है। इसके पीछे की दो घटनाएं भी हैं, इसके पीछे के दो रीजन भी हैं जिसकी वजह से भाजपा का चरित्र जो है चेंज हुआ है। यानी भाजपा ने अपना चरित्र गांधीवादी समाजवादी चरित्र से ये भाजपा पार्टी जो है हिंदूवादी पार्टी बनी है। इसके पीछे दो घटनाएं हैं। कौन कौन सी घटनाएं हैं उनमें पहली घटना आपके सामने है
देखिए, इस घटना के बारे में अभी हाल में एक जिक्र रहा है। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, अगर आप रेगुलर रूप से करंट अफेयर्स का मुद्दा देखते हैं तो आपको पता भी होगा। ये रहा है ट्रिपल तलाक वाला। ट्रिपल तलाक वाला जो मुद्दा रहा है वो इसी की देन है। ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा आप देख रहे होंगे वो यहीं से निकला हुआ है। था क्या उसमें? देखिए, यहां पर एक महिला थी, 1978 में एक महिला थी, इसका नाम था शाहबानो। शाहबानो के 5 बच्चे थे और शाहबानो के शौहर ने यानी पति ने उसे तलाक दे दिया था। आपको पता होगा तलाक यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी में तलाक देने का वही है, 3 बार तलाक तो तलाक हो जाता है। तो शाहबानो जो थी अपने पति के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो सुप्रीम कोर्ट से शाहबानो ने ये डिमांड की है कि भाई हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके खर्चे के लिए आप हमें यानी जो आपका लालन पालन के लिए, बच्चों के लालन पालन के लिए उसने जो है भत्ता पाने के लिए यहाँ पर एक अर्जी दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि उसके पति को जो है अपनी वाइफ को यानी पत्नी को यहाँ पर भत्ता देना चाहिए, क्योंकि भाई बच्चों को छोड़ दिया है उसने तो भत्ता देना ही पड़ेगा। अब महिला जो कई सालों से घर में कार्य कर रही हो, ऐसी परिस्थितियों में कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन सुनाया है। अब यहाँ पर होता क्या है? अब आप ऑब्वियसली बात आप ये जानते हैं, जब आपका समाज जो है, भारतीय समाज जो है, ये आपके पितृ जो है पुरुष प्रधान रहा है, ये पितृ सत्तात्मक रहा है, पुरुष प्रधान रहा है। स्त्रियों को यहाँ पर हमेशा से ही यहाँ पर अपने अंडर में समझा जाता है, दवा कुचला समझा जाता है। और ये यहाँ पर एक नई घटना नहीं है, यहाँ पर भी आपसे पहले भी ये घटना घटित हो चुकी है सती प्रथा के रूप में। आप जानते होंगे सती प्रथा के समय भी यहाँ पर भारी विरोध हुआ था। तो यहाँ पर भी वही है, सुप्रीम कोर्ट का जब इस तरह का डिसीजन आया तो तमाम जो पुरातनपंथी मुस्लिम व्यक्ति हैं उन्होंने इसको लेकर आलोचना स्टार्ट कर दी, गवर्नमेंट को घेरना स्टार्ट कर दिया कि भाई आप जो है हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कि ये तो बिल्कुल नाजायज है, कि भाई ये तो आप पर्सनल लॉ में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम जो नेताएं हैं इन्होंने मांग भी कर दी है सरकार से कि यहाँ पर मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 वाला जो तलाक से जुड़े अधिकार हैं ये पास किया जाए। तो यहाँ पर मुस्लिम नेताओं के दबाव में कांग्रेस ने ये जो तलाक वाला जो बिल है ये लेकर आए हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर कहा जाए तो ये यहाँ पर शाहबानो वाला मुद्दा जो है, शाहबानो के फेवर में जो डिसीजन सुनाया था, ऐसे करके शाहबानो को वहाँ पर न्याय नहीं मिल पाया है, क्योंकि ये इस तरह का जो बिल लेकर आए हैं, इस तरह का कानून लेकर आए हैं जिसके जरिए क्या था, तलाक को वैलिड ठहरा दिया गया, जायज ठहरा दिया गया। तो इस बात को लेकर एक लंबी बहस चली है। तो आप देखेंगे लगभग 35 सालों के संघर्ष के बाद, यानी लगभग 35 सालों के संघर्ष के बाद अब आकर सन 2020 में आकर यहाँ पर जो है ट्रिपल तलाक पर कानून बन पाया है। तो यहाँ पर इस बात को लेकर भाजपा ने प्रबल आलोचना भी की है कि आपने तो बिल्कुल गलत किया, महिला अधिकारों की बात है और महिला अधिकारों में आप जो है कट्टरपंथियों के आगे आप झुक गए। तो ऐसे करके भाजपा ने अपना जो यहाँ पर चरित्र है वो चेंज कर लिया। भाजपा अब हिंदुत्व वाली, समर्थक वाली पार्टी बन गई है। ये आपके सामने यहाँ पर बात कही गई है। भाजपा ने यह साफ साफ आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने इस कदम की आलोचना की है कांग्रेस की, और यहां पर बताया कि भाई यानी कि इसे अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई अनावश्यक रियायत यानी तुष्टीकरण करार दिया है। तुष्टीकरण क्या होता है? देखिए, तुष्टीकरण का मतलब आपने पढ़ा होगा, काफी बार अखबारों में शब्द ये देखा होगा। तुष्टीकरण होता क्या है? यानी जब हमें लगता है कि कोई संगठन ऐसा है जिससे हमें हानि पहुंच सकती है या फिर हम किसी संगठन से डरते हैं तो हम उसे कुछ रियायत दे देते हैं, रियायत देकर अपने फेवर में कर लेते हैं। यानी हमें लगता है कोई भाई, ये जो शब्द जो है आप सेकंड वर्ल्ड वार से पहले आया है, वेस्टर्न कल्चर में ये शब्द था, वेस्टर्न राजनीति में शब्द था तुष्टीकरण वाला ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुष्टीकरण में यही है कि यहाँ पर आपने देखा, कांग्रेस पार्टी ने ये देखा कि भाई मुस्लिम समुदाय हमसे दूर चला जाएगा, मुस्लिम समुदाय हमसे दूर चला जाएगा तो इस बात का फायदा यहाँ पर गैर कांग्रेसी पार्टियों को मिल जाएगा। तो उन्होंने इस बात का फायदा बनाने के चक्कर में यहाँ पर ये तलाक से जुड़े अधिकारों का कानून पास कर दिया है। तो ऐसे करके शाहबानों को न्याय नहीं मिल पाया है उस समय। तो आप देखेंगे वर्तमान राजनीति में भी शाहबानों वाला मुद्दा जो है अभी उठाया गया है। आपके लोकसभा में, राज्यसभा में जब ट्रिपल तलाक का बिल पारित होना था उससे पहले जो आपके प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इस बात को कहा भी था, और एक बार फिर से सुर्खियों में मुद्दा आया था। यानी तमाम जगह करंट अफेयर्स में शाहबानो कौन कौन है, शाहबानो ऐसे करके पूछा भी गया था। यानी यूपीएससी में की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जो हैं या फिर जो इंटरव्यू वगैरह उस समय जो चल रहे थे उस समय ये मुद्दा जो उठा भी था। देखिए, आप लोग, कुछ लोगों के मन में ये आता होगा कि सर इतनी गहराई से आप क्यों बता रहे हैं? गहराई से इसलिए बता रहे हैं, ये मुद्दों के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा और इंटरव्यू में ये सब क्या होता है, इंटरव्यू पूछा जाता है, इंटरव्यू में जो आपके सामाजिक मुद्दे चल रहे होते हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है। तो आपको इनके बारे में अपनी स्पष्ट राय, इनके बारे में क्या घटनाक्रम था, किस तरह की यहाँ पर पृष्ठभूमि थी उसकी, वो पता होना आपके लिए आवश्यक है। तो ऐसे करके यहाँ आप देखेंगे कि ट्रिपल तलाक ऐसे करके लाया गया है।
तो अब यहाँ पर ये है कि कोई व्यक्ति, यहाँ पे मुस्लिम समुदाय से कोई व्यक्ति है, वो ट्रिपल तलाक बोलता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यानी कि आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग यहाँ तलाक नहीं दे सकते हैं। आप तलाक देना है तो पूरी एक न्यायालय की प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए आपको तलाक देना होगा। यानी आप मन मर्जी से जो तलाक है फ़ोन के जरिए, ये सब चीज़ें अब यहाँ पर नहीं होंगी। तो अभी आपका ये वर्तमान का है, वो आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर एक तो ये मुद्दा है जिसकी वजह से भाजपा को जो है अपना चरित्र, पहला रीजन तो भाजपा को ये मिल गया है, गांधीवादी समाजवादी से जो है एक कट्टर हिंदूवादी बनने का पहला रीजन ये मिल गया है। दूसरा रीजन उस समय का अयोध्या विवाद का है। अयोध्या विवाद का रीजन ये है कि भाई उसी समय जो है यहाँ पर जो फैजाबाद की जिला कोर्ट है उसने बाबरी के पक्ष में जो है यहाँ पर अपना डिसीजन सुनाया है। यानी कि बाबरी जो आपका जो बाबरी वाला जो बाबरी मस्जिद वाला परिसर है उसके ताले यहाँ पर खोल दिए गए हैं और यहाँ पर अनुमति दी गई है कि हिंदू यहाँ पर पूजा पाठ कर सकें। यानी कि फैजाबाद न्यायालय में यहाँ पर एक मुद्दा चला आ रहा था ये वाला, और ये थोड़े बहुत दिनों का नहीं था। देखिए राम मंदिर वाला जो मुद्दा है आपको पता होगा, बहुत लंबा इसका इतिहास रहा है और इसके बारे में शायद यहाँ पर तो बहुत कम लिखा हुआ है, अखबारों में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, कब कैसे कहाँ किस किस काम में मुद्दा गया है, कोर्ट में गया है, कैसे पहुंचा है, सब आपको लिख जाएगी। तो बहरहाल ये मस्जिद बनाई किसने थी वो भी बता दे रहे हैं यहाँ पर। ये मस्जिद बनाई थी बाबर का एक सेनापति था, यानी सिपह सलार जिसे हम बोलते हैं, मीर बाकी, इसने इसका निर्माण करवाया था 16वीं सदी में। तो यहाँ पर जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का मानना यही था कि भाई ये राम जन्मभूमि को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है, यहाँ पर मंदिर था। तो ऐसे करके ये विवाद का मुद्दा था, ये कोर्ट में गया है। तो कोर्ट में गया है कि 1940 के दशक में क्या था, पहले यहाँ पे नमाज होती थी, यानी ये मस्जिद हुआ करती थी। तो 1940 के दशक में आके जब विवाद ज़्यादा बढ़ा है तो ये मुद्दा जो है कोर्ट में गया है। कोर्ट ने इसमें जो है कोर्ट ने अदालत ने क्या कर दिया है, इसमें ताला लगवा दिया गया है कि भाई अभी शांत रहो, बाद में निपटाएंगे। बहरहाल जैसे ही यहाँ पर बाबरी मस्जिद के दरवाजे खुले हैं, हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति फिर से गर्म आ गई है। हिंदू संगठन जो है अपने अपने फेवर में लामबंद होने लगे हैं, मुस्लिम संगठन अपने अपने फेवर में लामबंद होने लगे हैं। आरएसएस और जो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद है, भाजपा, ये लगातार प्रतीकात्मक लामबंदी का कार्यक्रम चलाने लगे हैं। यानी कि यहाँ पर आपको पता होगा उस समय इन दलों ने मिलकर यहाँ पर जो है एक जन समर्थन निकालने के लिए गुजरात के सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक एक बड़ी रथ यात्रा निकाली है। इनका यहाँ पर कहना यह था कि हम यहाँ पर मंदिर का निर्माण करेंगे और उस मंदिर के निर्माण के लिए कार सेवा जरूरी है। तो ऐसे में आप देखेंगे, पूरा आपको कहानी पता होगी, तो ऐसे में यहाँ पर एक हिंसक माहौल के बीच ढांचा जो है वो जो है गिरा दिया जाता है। बहरहाल तो 6 दिसंबर 1952 को यहाँ पर 1992 को यहाँ पर ये मस्जिद गिरा दी गई है। गिराने के बाद हिंदू मुसलमानों की देश के विभिन्न हिस्सों में एक हिंसक झड़प भी हुई है। 1993 में आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो आपका मुंबई वाला रीजन है वहाँ पे भारी हिंसा भी हुई है, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह भी हुए हैं, काफ़ी लोगों की जान भी गई है। तो ऐसे करके भारतीय राजनीति में ये मुद्दा एक लंबा यहाँ पे तरीके से यहाँ पे गर्मा गया है। बहरहाल अभी ये मुद्दा सॉल्व हो चुका है, आपको पता होगा, और जो आपका ये वाला जो मुद्दा है सन 2019 में आके ये सॉल्व हो चुका है और यहाँ पर ये आइडेंटिफाई कर दिया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया है कि यहाँ पर इस परिसर में कभी मंदिर हुआ करता था, तो यहाँ पर मंदिर बनाने का आदेश अभी दे दिया है, आप सभी को पता है ये बात। तो ऐसे करके यहाँ पर आप देखेंगे कि देश में एक नई यहाँ पर राजनीति छिड़ गई है। अब राजनीति ये छिड़ गई है, यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्योंकि भाजपा ने यहाँ पर सहयोग किया है, भाजपा ने यहाँ पर कार सेवा के नाम पर ये उस समय यहाँ पर भाजपा पे आरोप लगा है। यानी और संगठन तो थे ही थे, हिंदूवादी संगठन, यहाँ पे आरएसएस भी था, विश्व हिंदू परिषद था, लेकिन भाजपा सरकार जो थी वो यहाँ पर राज्य में थी, यानी यूपी में थी। तो यहाँ पर तत्काल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, बीजेपी को बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा जहां जहां जिन जिन स्टेटों में बीजेपी सरकार चल रही थी उन सभी को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर उस समय मुख्यमंत्री, आपको पता होगा, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे यहाँ पर जो यूपी के। तो जो कल्याण सिंह हैं इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का मुकदमा दायर किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आदेश से पहले दे चुका था कि आपको यहाँ पर विवादित ढांचे की रक्षा करनी है। अब क्योंकि एक मुख्यमंत्री रहते हुए यह रक्षा नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि आपने अदालत की अवमानना की है। बहरहाल उस समय की गवर्नमेंट ने एक जांच आयोग बना है, पूरी सब चीज रही है, तमाम दलों ने जो ये कृत्य हुआ है इसकी निंदा भी की है और देश फिर से यहाँ पर दो फाकों में बट गया है। देश में स्थिति वही क्रिएट हुई है जो आज़ादी के समय थी, यानी हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे फिर से सामने निकल कर आ गए हैं। देश आज उसी दिशा पर आके खड़ा हो गया, यानी कि यहाँ पर देश में वही माहौल है जो 1947 में हुआ करता था। यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देश के बंटवारा तुरंत के बाद जो माहौल उभरा था वही माहौल आज फिर से क्रिएट हो गया। तो ऐसे में जो धर्मनिरपेक्षता वाला मुद्दा है इस पर गंभीर रूप से बहस स्टार्ट हो गई है। यानी यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो गया है कि भाई भारत का चरित्र जब धर्मनिरपेक्षता का है तो ऐसे में जो बहुसंख्यकवाद वाली राजनीति है, यहाँ पर अल्पसंख्यकों को क्या, अल्पसंख्यकों के साथ क्या होगा, क्या उन्हें दबाया जाएगा, इस तरह की यहाँ पे बातें की जाने लगी हैं। तो आपको उसके परिणाम आने वाली राजनीति पर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं
वही सब चीज़ें हैं यहाँ पर आपको दिखने को मिलेंगी। तो इस बात का परिणाम ये है कि यहाँ पर भाजपा पार्टी कहीं ना कहीं हाईलाइटेड ज़्यादा हो गई है। हाईलाइट ज़्यादा होने की वजह से हिंदू भी लामबंद होने लगे हैं। यानी अब तक जो राजनीति का चरित्र आप देख रहे होंगे कि लोकतंत्र बचाओ वाला चरित्र था, नहीं, अब चरित्र चेंज हो गया। अब लोकतंत्र बचाओ वाला चरित्र नहीं रहा, अब हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाला चरित्र बन गया है, हिंदू मुस्लिम वाला। तो यहाँ पर हमें वही सब चीज़ें वही देखने को मिलेंगी। यानी कि आप देखेंगे देश का माहौल कैसे कैसे सांप्रदायिक सौहार्द के भेंट लोकतंत्र कैसे कैसे चढ़ा है। 1984 में चढ़ा है सिख दंगों के दौरान। फिर इसके बाद 2002 में गोधरा कांड हुआ है। गोधरा कांड आप जानते होंगे कि वहां पर भी गोधरा कांड की कुछ ऐसी परिणति थी जिसमें एक भारी संख्या में हिंसा हुई, ठीक है, जिसमें काफी सारे मुस्लिम भी मारे गए। यहाँ पर वही सब चीजें बताई। जो गोधरा कांड है, गोधरा कांड कैसे हुआ, क्योंकि गोधरा कांड भी जो था, गोधरा कांड के जो तार जो थे वो भी अयोध्या से जुड़े हुए थे। तो इस वजह से यहाँ पर हिंसा हुई है। यहाँ पर यह था कि यहाँ पर एक ट्रेन जो थी, जिस ट्रेन में भरकर कार सेवक अयोध्या से वापस आ रहे थे, तो उस ट्रेन में जो है बोगी में आग लग गई है। आग लगने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विभिन्न लोगों का मत, विभिन्न मत है। आपको मैं स्पष्ट कर दूं, आप क्या मत रखते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या मत रखता हूं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर किताब में जो लिखा है वो आपको अभी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप पर्सनल कोई कमेंट नहीं करेंगे, मैं आपको पहले ही मैं बता दूं, पहले ही मैं आपको सलाह दे रहा हूं, ना हिंदू मुस्लिम को से रिलेटेड यहाँ पर किसी मुद्दे से रिलेटेड कमेंट आप यहाँ पर नहीं करेंगे, और खास करके अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि भाई कि अयोध्या की ओर से आ रही है बोगी में आग लग गई है। अब यहाँ पर इसमें 57 व्यक्ति जो हैं आग की भेंट चढ़ गए। 57 व्यक्ति यहाँ पर मौत के गाल में समा गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर अफवाह ये उड़ी है कि भाई ये आग मुसलमानों ने लगाई है, और ऐसे करके गुजरात में दंगे अगले दिन से स्टार्ट हो गए हैं, और लगभग 1 महीने तक भारी यहाँ पर दंगे चले हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों भारी संख्या में मारे गए हैं। खास करके मुस्लिम समुदाय को यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा क्षति पहुंची है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिखने को मिलेंगी। ये गोधरा राइट्स हैं, गुजरात दंगे हैं, तो आप पूरा देखेंगे। यहाँ पर 1 महीने तक गुजरात दंगे चले हैं, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर बताया गया है। लेकिन ऑफिशियली 1100 व्यक्ति, आप लोग से ये बात तो आपको मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, ऑफिशियल आंकड़े और अनऑफिशियल में बहुत अंतर होता है। यानी ऑफिशियल, चाहे आप जलियांवाला बाग कांड का देख लीजिए, कहीं का देख लीजिए, आप सभी को पता है जलियांवाला कांड में जो है मात्र 350 व्यक्ति दिखा दिए, लेकिन इतने थोड़ी ना मरे थे, आपको भी पता होगा। तो कहीं भी कोई भी मुद्दा हो, कहीं भी कोई दंगा हो, कभी भी एक्चुअल आंकड़े नहीं आते हैं, वास्तविक आंकड़े कहीं नहीं आते हैं, यानी कि हमेशा ज़्यादा ही होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हजारों की संख्या में लोग बेघर भी हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी लंबा रहा है दंगा ये। तो ऐसे करके यहाँ पे भारतीय राजनीति में इन दंगों का भी असर पड़ा है। ऐसा नहीं है कि इन दंगों को हम नकार सकते हैं, नहीं, हमें इन सब का असर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन दंगों के परिणाम स्वरूप एक नई सहमति का उदय हुआ है। यानी कि अब ये चरित्र आप देख रहे होंगे, हिंदूवादी वर्सेस मुस्लिम वाला जो चरित्र यहाँ पे निकल कर आया है, तो ऐसे में एक नई राजनीति का, एक नई सहमति का उदय हुआ है। अब जो नई सहमति का उदय हुआ है, उस सहमति की वजह से अब गठबंधन वाली जो राजनीति है उसका परिदृश्य बदल गया है। यानी अब गठबंधन की राजनीति जो है अल्पकाल के लिए नहीं हुई है, एक लॉन्ग टर्म के लिए हुई है। यानी आप देखेंगे 1998 से लेकर 99 तक वाजपेयी जी रहे हैं, 99 से लेकर 2004 तक वाजपेयी जी फिर से रहे हैं। अब आप देखेंगे इसके बाद फिर यूपीए रहा है, यानी यूपीए की सरकार लगातार रही है 2004 से लेकर 14 तक, ठीक है, यानी 4 से लेकर 14 तक लगातार रही है। तो वो इसी बात का परिणाम है यहाँ पर, यानी पूरा यहाँ पे एकदम परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर दिखाया गया कांग्रेस और भाजपा की चुनावी हार। यानी 1984 में मात्र 2 सीटें मिली थी इन्हें, 89 में आके इन्हें 85 मिली हैं, 91 में 221 सीटें मिली हैं इन्हें, यानी लगभग कांग्रेस की टक्कर की पार्टी बन गई है। 96 में 160 मिली हैं, कांग्रेस को 140 मिली हैं। यहाँ पे यानी कि लगभग बराबर की पार्टी रही है, कि कांग्रेस की प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में उभर कर आई है। यानी भाजपा जो है उस समय से आप देखेंगे 89 के बाद 91 से भाजपा कांग्रेस की प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। तो यही सब चीजें यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर, यानी कि ज्यादा वोट नहीं मिले लेकिन फिर भी ये प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में सामने आई है। तो 2004 के लोकसभा इलेक्शन क्या कहते हैं वो भी हम देखेंगे। यानी कि जो आपके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उसकी हार हुई है, और संप्रंग यानी जिसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहते हैं, यूपीए कहते हैं, तो इसकी सरकार बनी है। यानी कि यहाँ पर इसको वाम मोर्चा का समर्थन भी हासिल था। तो ऐसे करके आप देखेंगे 1991 के बाद जो कांग्रेस अज्ञातवास में थी, वनवास काट रही थी, 2004 में सत्ता में फिर से विराजमान हुई है, और 2004 से लेकर 14 तक इसने अपना कार्यकाल पूरा किया है। तो यहाँ पर वही सब देखेंगे। अगर आप देखें यहाँ पर कि 2004 के चुनाव में राजा को संपर्क को जो वोटों का अंतर हुआ है बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे परिवर्तन आए हैं। यानी हमें यहाँ परिवर्तन ये देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर 1990 के दशक के बाद 4 तरह के दल हो गए हैं। कौन कौन से दल हैं? कांग्रेस के साथ दल हैं, भाजपा के साथ दल हैं, वाम मोर्चे वाले दल हैं,
वामसिप वाले, यानी कि हम कह सकते हैं जो बसपा पार्टी टाइप के जो दल हैं वो दल हैं। इसके अलावा कुछ दल ऐसे हैं जो किसी विचारधारा में नहीं है, रैंडम वाले हैं, यानी छोटे मोटे दल हैं। तो ऐसे करके 4 तरह के दल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बढ़ती सहमति यहाँ पर आप देखने को मिलेगी। बढ़ती सहमति क्यों बढ़ रही है, बढ़ने का रीजन क्या है? सहमति यही है कि अब लोग जो ज़्यादातर दल हैं वो ये चाह रहे हैं कि भाई बीजेपी को रोका जाए। तो ऐसे करके पहले की तुलना में यहाँ पर सहमति फिर से बनी है। और दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आई है कि नई आर्थिक नीति पर सहमति। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी पार्टियां आई, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जो रही हों, और भी छोटे मोटे, क्योंकि अब छोटे मोटे दलों की जो राजनीति चली गई है, यहाँ पे छोटे मोटे दलों का ज़्यादा रोल रहा नहीं है। अब ये दोनों पार्टियां प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई हैं। तो सबने जो है यहाँ पर नई जो नीति जो है आर्थिक नीति, इस पर सहमति व्यक्त की है। यानी कई समूह शुरुआत में तो इसके फेवर में नहीं थे, खिलाफ थे, लेकिन बाद में यहाँ पर ये जो है समझने लगे हैं कि नई नीति के दम पर ही हम जो है भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति बनेगा। और परिणाम आपके सामने भी है। परिणाम आप देख भी रहे होंगे कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में टॉप 10 में शामिल हैं। तो ये परिणाम भी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अब ओबीसी क्लास का भी यहाँ पे राजनीति में दबदबा है। यानी पहले आप देखेंगे शुरुआत में SC ST को जो है, SC ST समुदाय को जो है कांग्रेस ने जोड़ा था। आप सभी को पता है 70 के दशक में आते आते SC ST समुदाय को जो है कांग्रेस ने यहाँ पर जोड़ा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ओबीसी समुदाय का भी एक राजनीति में एक अहम रोल रहा है। अब ओबीसी समुदाय जिस तरफ मुड़ जा रहा है, वही दल जो है अब जीत जा रहे हैं। ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ओबीसी के रूप में मान्यता देने की यहाँ पर आपने देख लिया ये बात। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरी, यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा, देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका। यानी 2004 से लेकर 14 तक जो यहाँ पर यूपीए रहा है, तो यूपीए जो रहा है वो यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है, संप्रंग जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर इसने अभी क्षेत्रीय दलों की महत्ता को जाना है और क्षेत्रीय दलों की अब भूमिका यहाँ पर बढ़ गई है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका जो किंग मेकर वाली बन गई है कि नहीं, आपका एक अगर अपना जो संसद हटा लेंगे तो उससे आपकी सरकार गिर जाएगी। तो क्षेत्रीय दलों का भी महत्व बढ़ा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर दिया गया है। यानी अब यहाँ पर हम जो विचारधारा चली आ रही थी, विचारधारा की लड़ाई जो है, यहाँ पर विचारधारागत सहमति के बगैर राजनीतिक गठजोड़ यहाँ पर हुए हैं। यानी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग भाजपा के समर्थन में नहीं थे, जो लोग 1992 में जो हुआ और उसके बाद जो हुआ है तो गोजरा वाला, तो जो लोग भाजपा के समर्थन में नहीं थे, उनका मानना यह था कि भाजपा आनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि अधिकतर दल भाजपा की हिंदुत्व विचारधारा से सहमति नहीं है, लेकिन ये दल भाजपा के साथ गठबंधन में बाद में फिर शामिल हो गए हैं और सरकार भी बनाई है। यानी शुरुआत में शामिल नहीं है, लेकिन बाद में शामिल हो गए हैं। ठीक है, यानी कि इनकी जो है वही देखिए, कहीं कहीं पे विचारधारा, कहीं कहीं पे मत हमारे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि भाई हमारी सरकार बन जानी चाहिए। कुछ हमें लालच भी मिल गया। हर पार्टी, देखिए मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, हर पार्टी, हर जो आपकी पार्टियां हैं, सब यही देखती हैं कुछ ना कुछ हमारा प्रॉफिट हो। कभी ये नहीं देखती हैं कि हमारी जो विचारधारा है वो विचारधारा हमेशा सुदृढ़ रहे, दृढ़ बनी रहे। ये नहीं देखती हैं। यानी अगर उन्हें लचीली भी बनानी पड़े विचारधारा तो लचीला बना लेती हैं। ये फर्क है, यानी राजनीति में एक फर्क है यही। तो ये आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ को लेकर अपने दिल में लेकर मत बैठ जाइए कि मैं फलानी पार्टी का समर्थक हूँ, फलानी पार्टी का समर्थक हूँ और मैं यह बिल्कुल यही करूँगा। नहीं, आप कभी भी किसी पार्टी का समर्थन नहीं। देखिए, वोट दीजिए, लोकतंत्र का हिस्सा बनिए, लेकिन कभी भी इस तरह से ब्लाइंड होकर, यानी कि बिल्कुल अंधभक्ति में किसी पार्टी का आप समर्थन मत कीजिए। सवाल पूछिए, कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है सवाल पूछिए। कोई भी पार्टी हो, भाजपा, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, सवाल जरूर पूछिए। क्योंकि अगर आप सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि सवाल पूछना ही सच्चे लोकतंत्र की निशानी है। यानी क्वेश्चन पूछना ही सच्चे लोकतंत्र की निशानी है। क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर तानाशाही हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछते रहिए, अपने अधिकारों को लेकर आप हमेशा अपनी आवाज़ उठाइए। मेरा मानना है यहाँ पर, आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये सब बदलाव आए हैं। बहरहाल इन बदलावों के बाद भी हमारे देश में जो है गरीबी, विस्थापन, न्यूनतम मजदूरी, ये सब सामाजिक सुरक्षा जैसे आंदोलनों का उदय भी हुआ है। महिला आंदोलनों का उदय हुआ है। महिलाओं के अधिकारों की बात हुई है। ये सब मुद्दे आज सामने उभर कर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे करके हम यहाँ पर आप देखेंगे, ये पूरा आपका चैप्टर एंड है और किताब भी आपकी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। ये आप देखेंगे 16वीं लोकसभा के आंकड़े आप देख रहे हैं। भाजपा अकेले 51.24% सीटों पर जीती है। ठीक है, तो आप देखेंगे INC इंडियन नेशनल कांग्रेस मात्र 8.60% वोट मिले हैं। AIADMK 7.07% वोट मिले हैं। AITC को यहाँ पर 6.50% वोट मिले और अन्य में यहाँ पर और छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो ये आपकी 16वीं लोकसभा के आंकड़े हैं। स्थिति बताई गई है 27/2018 की स्थिति ये बताई गई है। आप देख लीजिए। इसके बारे में अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है चैप्टर में। चैप्टर आपका एंड हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।